The last time topic was going on equilibrium. Yeah. The topic is now that is said to be relationships among the article name is relationships among various equilibrium constants. Relationship among various equilibrium constants. अब हमारे पास कुछ साम्य स्थिरांक होंगे और उनमें कुछ संबंध होगा, रिलेशनशिप होगा, वो हमें स्टडी करना, ठीक है। टॉपिक इन इज नाउ रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। फिर इसका मीनिंग समझिएगा। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है ए टू बी, इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। किसी ने इस रिएक्शन को बी टू ए कर दिया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया के डैश। अब सुनना ध्यान से, किसी ने पूछा इस के डैश और इस के में क्या संबंध, क्या रिलेशनशिप है। चलो पता लगा लेते हैं। देखिए हम सबको पता है कि जो के है ना, इसका एक्सप्रेशन बनेगा बी बाई ए, और जो के डैश है इसका एक्सप्रेशन बनेगा ए बाई बी। कॉमन सी बात है। अब हम मैथ्स से देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू इसका क्या है, रेसिप्रोकल। हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, उल्टा कर रखा है हम लोगों ने। इससे मेरे को साफ इंडिकेशन मिलेगा, इससे ये इंडिकेशन मिला कि जो पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दूसरा क्या है, उल्टा है। मैं ऐसे कहता हूँ के इज इक्वल टू व्हाट, वन अपॉन के डैश, या के डैश इक्वल टू वन बाई के। सबको आ रहा है समझ। अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर किसी ने कह दिया इस के की वैल्यू 10 है तो इस के डैश की वैल्यू कितनी है, 1/10। अंडरस्टूड। आज मेरे को इस तरह चीजें आपको करवानी है। अभी मैंने एक केस डिस्कस की, इसी कॉपी करना कर ले फटाफट। K dash equals to 1 by K or K equals to 1 by K dash, meaning is same. The relationships among various equilibrium constants. ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी तरह से ना एक केस और बनाते हैं। सपोज करो वो रिएक्शन है फिर से ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। अब किसी ने इसका ट्वाइस कर दिया, देखो दुगना कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज करो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया के डबल डैश। अब के डबल डैश और के में क्या रिलेशनशिप पता लगाते हैं। देखो हम सबको पता है के का रिलेशनशिप बन रहा है बी बाई ए, के का एक्सप्रेशन। के डबल डैश का बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इज इट क्लियर। देखो अब यहां से ना इंडिकेशन मिलता है, देखो मैथ समझो। अब इसका मतलब बी अपॉन ए का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। देखो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, इससे मेरे को साफ इंडिकेशन मिल गया के डबल डैश इज व्हाट, के स्क्वायर। आया सबको समझ, के स्क्वायर। फिर से अगर मुझे किसी ने इस के की वैल्यू दी लाइक 5, तो के डबल डैश कितना हो गया, 5 स्क्वायर 25। देखो अभी लिखना नहीं किसी को भी, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 2 हो गई। कम ऑफ द पॉइंट, पावर 2 हो गई। अगर 3 से किसी ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे हम लोग, तो के ट्रिपल डैश बोलेंगे हम, के क्यूब। ऐसे अगर किसी ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो के पावर 4। देखो आपने चीज महसूस की है, अगर हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 2 बन रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बन रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर 4 बन रहा है। अभी रुक जाना, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, इस बार 2 से डिवाइड कर दें, आपको पता है 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है। देखो सुन लो मैथ्स की बात, हाफ से मल्टीप्लाई करना। तो पता है इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या बन जाएगा,
के पावर हाफ, जिसे क्या कहते हैं, अंडर रूट के। सारी बात सबको समझ, पावर पे इफेक्ट आएगा, सबसे मेन चीज ये। आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो उसकी पावर डबल हो, स्क्वायर हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करा क्यूब हो गया। 4 से मल्टीप्लाई करा पावर 4 हो गया। हाफ से मल्टीप्लाई करा पावर हाफ हो गया। एग्जैक्टली अगर आपने 3 से, अगर 3 से डिवाइड किया ना, 3 से डिवाइड करने का मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट देना पड़ेगा। हम इसे क्यूब रूट कह देंगे, या यू में से ऐसे भी लिख सकते हैं, यह बात एक ही है। बोलो ये सब मैथ्स के लिए तो बहुत काम का है, बहुत नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। लो इसे कॉपी करो इसको। जब भी हम रिएक्शन में कुछ चेंज करते हैं तो इसका इफेक्ट ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर के ऊपर होता है। कहने को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 हो गई, दैट इज स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई करा पावर 3 हो गई, दैट इज क्यूब। 4 से मल्टीप्लाई करा पावर 4 हो गई, वेल नॉन। हाफ से मल्टीप्लाई करा पावर हाफ हो गई, दैट इज स्क्वायर रूट। 1/3 से मल्टीप्लाई करा पावर 1/3 हो गई, दैट इज क्यूब रूट। साफ दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एस्पिरेंट्स के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे आपकी मैथमेटिकल स्किल भी चेक होती है और वैसे कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री की पॉइंट से भी स्किल चेक हो जाती है। ठीक है, सब नोट कर लिया होपफुली, ये फिनिश हो गया। अब देखो एक और केस। सपोज करो हमारे पास ये कोई रिएक्शन है ए टू बी, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है। अब सुनना ध्यान से, मैं इसी रिएक्शन को ना स्टेप्स में कर देता हूँ। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। देखो यही रिएक्शन मैंने स्टेप्स में कर दी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3। इवन मैं अगर इन सब रिएक्शन को ऐड भी करूं ना, तो मेरी मेन रिएक्शन वही वाली बन जाती है। देखो वही रिएक्शन बन गई ए टू बी। अब मैं इस के और ये जितने भी के रखी है ना, इन सबका रिलेशनशिप क्रिएट करूं। अगर देखो सब अटेंशन पे कर, यू नो वेरी वेल के का एक्सप्रेशन क्या आएगा, D/A। इसको पहली इक्वेशन बना के छोड़ दो। यहां से K1 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, B/A। K2 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, C/B। और K3 का एक्सप्रेशन क्या आएगा, D/C। अब हमने क्या करा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, B/A, C/B एंड D/C। देखो सी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या आ गया, D/A आ गया। देखो D/A आ गया। देखो ये भी D/A था, क्लियर है। इससे क्या इंडिकेशन मिला कि जब रिएक्शंस को ऐड करते हैं, रिएक्शन तो जोड़ रहा हूं देखो मैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो समझना मैं ऐसा, अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को जोड़ रहा हूं, इन तीनों को ऐड कर रहा हूं, तो समझो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिएक्शन जुड़ती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ऐसे कह जाए इसकी वैल्यू किसी ने 2 है, ये 4 है, ये 5 है, इसकी निकाल के दिखाओ, तो 2 4 5 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बोलो आगे सब ठीक है। मैं शॉर्ट में कह दूं, देखो शॉर्ट में कह रहा हूं, देखो यहाँ पे रिएक्शंस एडेड, रिएक्शंस जोड़ी जाती है, रिएक्शंस एडेड, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाइड। इस बात को ध्यान रखना, रिएक्शन जुड़ेंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई। सिमिलरली रिएक्शन सब्ट्रैक्टेड, अगर घटाएंगे ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होंगे, डिवाइडेड। ये बात आपको हमेशा याद रहे। देखो मैंने जानबूझ के बॉक्स में लिख दिया, इसका भूलिए ना, सब उससे कॉपी।
देखो इसको मेरे को प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, अभी कोई क्वेश्चन हो ना लेटेस्ट आया हुआ वो अभी आपसे करवा भी लेंगे। वो किसी के पास है बेटा से? ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है 2011 में लेटेस्ट आया भाई आपका एआईपीएमटी। देखो इसको ट्राई कर। लेकिन स्टार्ट। देखें। देखो एक छोटी सी एप्लीकेशन ट्राई कर बताएं इसको। ओके। देखो ये मैंने आप ट्राई करना, मैं आपको एक चांस देता हूँ, मेरे पास एक रिएक्शन है। नोट कर लो सब लोग ये। और इस रिएक्शन का मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1। एक और रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दैट्स K2। देखो ध्यान देना। और मुझे कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है। दैट रिएक्शन कॉपी करने सब लोग आराम से। पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दूसरे का भी है। और हमें इस रिएक्शन का निकालना है। ओके इसको के मान लेते हैं। तो हमें एक के निकालना है इन टर्म्स ऑफ K1 K2। K1 K2 के पदों में। चलो करो एक चांस मैं आपको देता हूँ। एक चांस में देखो मैं आपको ऑप्शन भी दे दूं, थोड़ा सा आपकी हेल्प हो जाएगी। आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लाइक 1/4 K1 K2, 1/K1 K2 पावर हाफ, 1/K1 K2, लास्ट है 1/2 K1 K2। बातें नहीं देखी, जो करना अपने आप कीजिए। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। टैली कर लेना कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो बट और बेस्ट सोल्यूशन। टेस्ट करके देखो आपको टॉपिक क्लियर होगा नहीं। सीधा करना शुरू करिए, या नेसेसरी ऑप्शन में लिखना, कोई मैच करेगा तो देखेंगे बाद में। वेरी वेरी शाबाश। अपने आप बिल्कुल ईमानदारी से। पहली रिएक्शन है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, दूसरी का भी है, और एक थर्ड रिएक्शन का भी कैलकुलेट करना है। पता लगाइए थर्ड रिएक्शन दोनों से कैसे बनने वाली है, तभी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं कर सकते। सांस इनमें से कौन सा मैच करती है?
तो मे भी फोर आना चाहिए और फिर किसी का आपका बी आ रहा है आप लोग कहते हैं सोया सर डी वॉइस सेट तो अकेले के जो भी करना ईमानदार से बोनस एक बच्चे ने डी बोला एक ने बी बोला दो लोग बी गए देख लेते हैं देखो चलो अब मैं करके दिखाता हूँ देखो पहली बात रिएक्शन दोनों से कैसे बनी देखिए मुझे इसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा दो से भाग करना पड़ेगा और इसको उल्टा भी करना पड़ेगा सुनो क्यों देखो मुझे कैसे पता लग रहा है देखते रहिए हम यहाँ पे दो से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे दो NO2 है यहाँ पे एक NO2 है दो से भाग करना पड़ेगा और उल्टा इसलिए करा क्योंकि मुझे मुझे NO2 इधर चाहिए रिएक्टेंट साइड में आ रही मेरी बात सबको समझ साफ दिख रहा है अभी और सुनिए मेरे को हाफ N2 चाहिए यहाँ पे 1N2 है इसको भी टू से डिवाइड करो इसका भी उल्टा करो यू एग्री क्या कह रहा हूँ देखो आप जज करके देख लो पहली रिएक्शन को टू से डिवाइड कर लो और आपको चेक करना तो चेक करके देख लो ये लो मैंने पहली रिएक्शन को उल्टा कर दिया दूसरी रिएक्शन को टू से डिवाइड किया इसका भी उल्टा किया था अभी डिसाइड हुआ था आ रहा है समझ मैं वो चेक करके दिखा रहा हूँ वरना मैं सीधा कर देता ये लो दोनों को ऐड कर दो NO से NO कैंसिल हाफ N2 बचेगा ये क्या बचा ये गड़बड़ हो गई ये क्या हो रहा है एक मिनट देख लो दोबारा से मिस्टेक करी मैंने हाँ मिस्टेक की है मैंने इसको टू से डिवाइड किया ये हाफ और टू नहीं चाहिए हाफ और हाफ कितना हो गया वन आपकी इक्वेशन आ तो गई ये वाली रिएक्शन आ गई ना देख लो जोड़ के देख लो मेरे से मिस्टेक हुई थी मैंने हाफ में लिया था अब आ गया सही देखो ये लो क्लियर हो गया अब सुनो देखो मैं रिएक्शन को ऐड करा था ना तो मुझे क्या करना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं मैंने क्या किया देखो सुनो पहली बार मैंने रिएक्शन को टू से डिवाइड किया और उल्टा भी किया टू से डिवाइड किया और उल्टा भी किया टू से डिवाइड करना मीन्स इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट उल्टा करने का मतलब 1/1 उल्टा कर दिया मैंने क्लियर हो रहा है इसको भी टू से डिवाइड किया और उल्टा भी किया इज इट क्लियर और फिर दोनों को ऐड किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता ऐसा करने से पता क्या आंसर आया 10 क्लियर नहीं हुआ क्या कई लोग ऐसे ही बैठे ये आंसर आया तो जाओ रुक जाओ रुक जाओ मत लिखो देखिए जो आपकी ये रिएक्शन है ना ये कब बन सकती है इसको टू से डिवाइड करके उल्टा करना है मैंने वही तो किया इसलिए मैंने इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसका स्क्वायर रूट करके उल्टा कर दिया देखो इसको समझो आप मैंने क्या किया सिमिलरली मैंने इसको टू से डिवाइड करके उल्टा कर दिया टू से डिवाइड करना मीन स्क्वायर रूट कर दिया उल्टा करना मीन रेसिप्रोकल कर दिया बोलो आया समझ में और दोनों को जोड़ दिया जैसे जोड़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये तो मैं आपको सिखा के आ रहा हूँ अभी कंसंट्रेशन दिमाग यही रखना पड़ेगा तभी आएगा समझ ये मैं कर क्या रहा हूँ लिखो मत ये लिखने से कुछ नहीं होता एक और करके देखो अपना टेस्ट करके देखो छोड़ो इसको अब नहीं पहला क्वेश्चन देखो देखो एक क्वेश्चन और है चुपचाप करना अपने मैं इस बार ऑप्शन भी नहीं दूंगा इस बार ना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और इसकी निकालने के लिए बोल रहे हैं अब आप कैलकुलेट करके दिखाइएगा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए कैलकुलेट करना है इस बार एक और ऐसा क्वेश्चन है चलिए हो गया वाला न्यूमेरिकल बाकी यार और भी कई लोग बोले ना उनकी आवाज नहीं आती पहले यही करना है बस आपको क्या आंसर आया इसका गर्ल साइड हुआ नहीं क्या क्या आंसर आया आपका 15 कह रहे हैं कुछ लोग बाकी लोगों से हुआ 50 आया 50 का ऑप्शन है गुड पीछे किसी से भी नहीं हुआ
लेक्चर छोड़ो, पहले मैडम वो करके दिखाओ, जो बोला गया उससे करो पहले। हो गया। देखो यही तो फिर कॉम्पिटिशन होता है ना। अब यही आके हम हालत खराब हो जाती है हमारी। बताओ ये रिएक्शन इससे कैसे बनी? क्या किया हमने? टू से डिवाइड करके उल्टा किया। जब टू से डिवाइड किया तो आप क्या कर रहे थे इसका? स्क्वायर रूट। उल्टा करने में क्या कर रहे थे? जैसे को ये लो, ये करना है बस अब। टू से डिवाइड करना था तो पावर हाफ करनी थी, वर्गमूल लेना था। उल्टा करने में रेसिप्रोकल करना था। अब देखो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है ये चला गया ऊपर, टू से गया डिवाइड, तो ठीक है सर। नहीं बात है, सब बात है। अब जरा इस क्वेश्चन करके दिखाएं, देखिए अब सुनिए, ये लोग कहते हैं इसमें क्या करना है, अब सुनो क्या करना है। अब इसको करके तुम दिखाना कम से कम, जरा ध्यान दो सब। ये तीन रिएक्शन है, इन तीनों के मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है। समझ रहे हो आप? तीनों के मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू NO। बात को सुन लेना। मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है K1 K2 K3 की टर्म्स में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू NO। आपको क्या करना पड़ेगा? अमोनिया की ऑक्सीडेशन इनटू NO, उसकी इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी, खुद उसके समीकरण बनाओगे, और उसको बनाने के बाद उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों की हेल्प से निकालना। इज इट क्लियर? आज सबको समझ क्या कह रहा हूं? पहले इसकी इक्वेशन बनाओगे, प्लस लिखो मत, जल्दी मत करो। पहले इसकी इक्वेशन अपने आप बनाओगे, इस बार यही नहीं पता इक्वेशन क्या है, हम खुद क्रिएट करेंगे उसको, और फिर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन तीनों से निकालेंगे। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग करके देखो ये लोग। करिए करिए, शाबाश। अपने आप मन से बिल्कुल, इसी के आवाज ना। सर है क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, अगर के ऑक्सीडेशन का न्यूक्लियस कांस्टेंट। चलो पहले तो ये करो, अमोनिया के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखी, किसी बच्चे ने रिएक्शन लिखी? ये रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। तब तक ये रिएक्शन नहीं लिखी जाएगी हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लिखी थी किसी बच्चे ने? और किसी ने लिखी? चलो क्या इक्वेशन बनी बताओ। और भी ट्राई कर सकते हो, बोला करो एक तो। बताओ, अच्छा बोलो, आप ही बोलो, क्या इक्वेशन बनाई आपने? बताओ क्या इक्वेशन बनाई? आपसे कह रहा हूँ। और के, और क्या बनाया आपने? हाँ, लीजिए यही क्वेश्चन सही है बिल्कुल। ये इसके रिजल्ट से बैलेंस कर देता हूँ। डजेंट मैटर जैसे आपने किया अभी भी रहेगा। अब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। चलो बच्चों निकालो, इसका निकालो, इन तीनों की हेल्प से निकालो। इन तीनों से एक क्वेश्चन कैसे बनेगी सोचो, करो अपने आप, दिमाग लगाओ, देखो कंसंट्रेशन से पढ़ो।
हो गया। ये देखो यहां से शुरुआत करो, 4 NH3 कैसे आएगा? इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसका उल्टा भी किया, 2 से मल्टीप्लाई करा, उल्टा भी करा। यहाँ पे 4NO चाहिए, यहाँ पे 2NO है, कैसे आएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और कोई चेंज नहीं करा। आखिरी वाली रिएक्शन कैसे बनाई? इसको 3 से मल्टीप्लाई करा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, टाइम बचाते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो घर पे, अभी आप कंफर्टेबल ही नहीं हो। पहली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा, उल्टा करा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने स्क्वायर कर दिया, और उल्टा करने का मतलब 1/k स्क्वायर कर दिया। सेकेंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने K2 का स्क्वायर कर दिया। और 3 के लिए मैंने थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा तो पावर 6 कर दी, और तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ते ही मेरे पास ये वाली इक्वेशन आएगी जो ऊपर लिखी है। देखो साफ दिख रहा है, K2 स्क्वायर K3 पावर 6/K1 स्क्वायर। बोलो क्या क्लियर हुआ? देखिए पढ़ने के आपको घर प्रैक्टिस सही है, आप समझ नहीं पा रहे कहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो वो थ्योरी पढ़ो ना, कि कहाँ पे जब ऐड करते हैं तो क्या करना है और नहीं करना है, सब क्लियर करना होगा। लो अपनी साइड से पूरा होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली क्लियर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देखो एक हर चीज का सोल्यूशन है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब बेकार। अगला हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, इस टॉपिक को बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। इसका हिंदी नाम है वेंट हॉफ समीकरण। वेंट हॉफ एक केमिस्ट का नाम है, उसने ये इक्वेशन प्रोवाइड की थी, तो नेम इज क्या है, वेंट हॉफ इक्वेशन। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, के और टी में क्या संबंध होता है? रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। चलो जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम केमिस्ट्री में, इट्स कॉल्ड वेंट हॉफ इक्वेशन। नोट कर लीजिए, इसको भी समझाते हैं, एक बार ऐसे लिख लो आप। सारे क्लास में सारे 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 देखिए सुनिए, इस इक्वेशन को बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। देखो इसमें एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें के भी आ रहा है और टी भी आ रहा है। ये ना एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताती है, दिखेगा नहीं। इसमें ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, आर गैस कांस्टेंट, ई एक्सपोनेंशियल होता है, और ये कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट के बारे में बताएंगे आप। सबसे मेन बात है के और टी का रिलेशनशिप। देखो यहां से ना साफ पता लग रहा है कि के और टी का रिलेशनशिप कैसा है। के एंड टी आर रिलेटेड एक्सपोनेंशियली। मैंने वर्ड पहले भी बोला, चैप्टर सॉल्यूशन में टॉपिक आया था, हमने सीखा था क्लासेस क्लैपिरोल इक्वेशन, अगर आपको याद हो। वहां भी ऐसी इक्वेशन आई, के और टी का संबंध एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल। इसको हिंदी में चर घातांकीय बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, नोट नहीं करना है। ये के और टी का रिलेशनशिप है। अगर मुझसे किसी ने बोला के और टी के बीच में ग्राफ बना के लिखो, तो के और टी का ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। और के और टी में ग्राफ ऐसे ही बन सकता है। देखो दैट्स इंटरेस्टिंग है, दो तरह से ग्राफ बन सकता है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, ये बढ़ रहा है, और घट भी सकता है। कब बढ़ेगा को बताएगा मुझे थियोरेटिकली। टेम्परेचर बढ़ाने से कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा? जब रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक, उष्मा शोषी, जिसको इसमें डेल्टा एच की वैल्यू प्लस होती है, जिसको हीट चाहिए होती है, इसको हीट नहीं चाहिए। ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक।
देखो ये ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट है, आप पेपर जाके देखो आप। और यार मैं बार बार आपसे कहता हूँ, बच्चों के पास बुक्स भी नहीं होती, बुक्स लो भाई तभी काम चलता है। देखो कितने इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये दोनों एक्सपोनेंशियल ग्राफ हैं, ये एक एक्सिस को टच करके जाते हैं। देखो एक एक्सिस को टच कर रहे हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी करेंगे, देखो लेक्चर होगा इसके ऊपर पूरा। आप पहले इतना सा पार्ट कॉपी करना कर लो। वो आपसे ये एंथैल्पी का साइन पूछ लेंगे, ग्राफ देके। ये भी पूछ सकते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, बड़ा आराम से पता लग जाता है। क्लियर हो गया सबको? कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं। केओटी का रिलेशनशिप प्रॉपर पता हो, इक्वेशन याद हो उन सबको। ये भी नीट फेवरेट है। हो गया? अभी सुनो, देखो इसमें और केमिस्ट्री है। अब करें। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट। जैसे हमारी इक्वेशन ऐसे है, हम इस पे ना लॉग ले लेते हैं, इसका लॉग, लॉग बेस ई। इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, नेचुरल लॉग। हमने इसका लॉग ले लिया, ये प्लस साइन आएगा, ये पावर आ गई शुरू में। पावर शुरू में आते ही ये वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इसका बेस, अब एक मिनट रुको। आपको पता है इसमें कौन कौन वेरिएबल है? वेरिएबल जो बदल रहे हैं, ये दोनों। अगर किसी ने कहा लॉग के और 1/d में ग्राफ बना के दिखाओ, देखो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और देखो इसके इसके ऊपर डिपेंड करेगा स्लोप कैसा आएगा। नहीं, डिपेंड करेगा अगर ये प्लस हुआ, अगर डेल्टा एच प्लस हुआ तो आगे माइनस साइन, निगेटिव स्लोप, ऐसे ग्राफ आएगा। और डेल्टा एच अगर माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, फिर माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगी, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। नोट मत करिएगा, ये तब है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और ये तब है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच माइनस है। ये लिखने का नहीं, एक दो बातें बड़ी काम की और है। यहाँ पे स्लोप कितना आएगा आपको पता है? इसको स्लोप कहते हैं। ये जो एम होता है, एम, ये स्लोप है, ये स्लोप है। इसका स्लोप है डेल्टा एच नोट बाई आर। इसका स्लोप भी कितना है? डेल्टा एच नोट बाई आर। बोलो आ रहा है समझ? बहुत क्वेश्चन आते हैं, नीट का फेवरेट टॉपिक। अभी रुक जाना। इसका बेस कौन सा है? ई। इसका बेस 10 बनाते हैं। कैसे बनाए बेस 10? मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। देखो मैथ्स का भी रोल होता है, ये सब जरूरी है। देखो अब इसके बिना फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते। देखो हम यहां तक आ गए, वही केमिस्ट्री। अगर किसी ने पूछा लॉग के और 1/d में ग्राफ बताओ, फिर वैसे ग्राफ बनेगा। देखो फिर वैसे ग्राफ बनेगा लॉग के और 1/d के बीच में। देखो वैसे ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सब चीजें वही रहेंगी, बस क्या बदलेगा? स्लोप बदलेगा। अब मैंने बेस चेंज कर दिया ना, देखो स्लोप हो जाएगा डेल्टा एच नोट बाय 2.303 का। आ रहा है बच्चों समझ? देखो ये स्लोप हो गया, इस बार ये स्लोप हो गया, 2.303 भी आ गया। आपको देखना पड़ेगा कौन सा लॉग दे रहे हैं। नेचुरल लॉग है, बेस 10 वाला लॉग है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लोप लिखेंगे। और स्टूडेंट क्लियर हुआ? ग्राफ की नेचर वही, ग्राफ बिल्कुल वैसा का वैसा ही। लीजिए नोट कर लीजिए इसे। 4 मैंने ग्राफ बना दिए एक तरफ। देखो क्लियर करो, घर जाके देखो, पढ़ो आप लोग। सेल्फ स्टडीज बेस्ट है। प्रॉब्लम्स लेकर आओ। यूआई क्यूज करना शुरू करो, फिजिकल खत्म होने वाली है। बस मेरे पार्ट में एक चैप्टर और रहेगा, 80 मिनट चलेगा, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बस। तो आप यूआई क्यूज करना शुरू करो। तो देखो पहले तो बुक्स करते थे, कितना इजी लगता। आपने उस टाइम बुक्स ही नहीं करी, आपकी अपनी स्टोरी है लाइफ।
ये log k वर्सेस 1/t, सब कर्व्स अच्छे से आने चाहिए। क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहाँ पे कैश फ्लो बना है, कैसा ग्राफ होगा, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ठीक है बच्चों, दैट शुड बी क्लियर। अब कर रहे हैं इसको, डन हो गया। अब एक और देखो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारी फंडामेंटल इक्वेशन ये है ना। हाँ। एक बार हम यहाँ पे ना टेम्परेचर T1 ले लेते हैं, T1, तो उसमें हम इसको K1 ले लेते हैं, और एक बार इसको टेम्परेचर को T2 कर देते हैं, तो T2 करने से हम K2 कह सकते हैं। अब देखो मैंने इनको रिलेट करूंगा, इससे मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, लॉग ले लूंगा, मैं ना सीधा देखो टाइम बचा रहा हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है वो सब स्टेप्स करने की, सीधा एक फॉर्मूला है, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट बाय 2.303 आर, 1/T1 - 1/T2। देखो इस फॉर्मूले का ये फायदा होता है, आज जैसे आपको किसी ने T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया और T2 पे निकालने के लिए कहा, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बस हमारे पास क्या होनी चाहिए, रिएक्शन की एंथैल्पी, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये हमको दे देंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे। आर कांस्टेंट है, पता है हमें आर की वैल्यू 8.314 होती है जूल पर केल्विन मोल। तो इसका ये फायदा होता है, आप नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप चाहे ना किसी रिएक्शन का नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसी ने टेम्परेचर बदल दिया, तो आप नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अच्छे से लिख लें, डिस्कशन ओवर, ये भी पूरा हो गया, नोट कर लें। इसे कॉपी करके देखो, मैं ना एक दो बेसिक से ऐसे मैथ से क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं आप ट्राई करके। अगर देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर ये वैल्यू मैं जीरो कर दूं तो के की वैल्यू क्या होगी, टी को इनफाइनाइट कर दूं तो के की वैल्यू क्या होगी, इसको कॉपी करके दो क्वेश्चन में ट्राई करना, 1 मिनट में।
देखो इन दो क्वेश्चन के आंसर देखो बनाते हैं। और अगर को मैथ्स लगता है मेन चक्कर ये है। जैसे लाइक पर्टिकुलरली हम बात करते हैं। आपने इस वैल्यू को जीरो कर दिया। ये जीरो है और इससे कोई डिवाइड कर रहा है। तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो। और जो ई पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू वन थी। तो पता क्या होगा, के इसको तो क्या बन जाएगा, एक। के बराबर ही आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर किसी ने इसको जीरो कर दिया तो अब किसी ने टेम्परेचर कर दिया इनफाइनाइट, अनंत। अगर आप किसी भी चीज को अनंत से डिवाइड करेंगे ना वो जीरो बन जाएगी। समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है, ये इंफिनिटी है तो ये जीरो बन गया। फिर ई पावर जीरो वन हो गया और के इसको तो क्या आ गया, एक। तो इनको भी नोट कर लीजिए, कहीं आपको जरूरत पड़े। वो ना आप घर जाके क्वेश्चन करें तो पता लगे ना, आपकी तो दुनिया अलग है ना। प्रॉब्लम्स करिए, प्रॉब्लम्स बुक्स लीजिए। बार बार आपसे कहते हैं फिजिकल हमारी हैंड होने वाली, और अब खुद आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने मेहनत ही नहीं करी जब करनी हो। दैट्स फाइनल, वी फिनिश हियर। अब नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज टर्म्ड एज ली चैटर्स प्रिंसिपल। लास्ट ताली का नियम बोलते हैं आप लोग हिंदी में। इसका नाम है ली चैटलियस प्रिंसिपल। आर्टिकल इन इज नाउ ली चैटलियस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है ये। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको सिखाते हैं मतलब ली चैटलियस प्रिंसिपल। देखो इसकी वजह थोड़ा थ्योरी समझनी है, लिखवा नहीं रहे क्योंकि वो आपने नोट्स में पढ़ रखी है पहले से ही ना। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, ऐसे हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में ना इक्विलिब्रियम मेंटेन है। क्या मेंटेन है, इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। ये रिएक्शन ना इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है। अब किसी ने क्या किया, ध्यान दो। किसी ने इसका टेम्परेचर डिस्टर्ब कर दिया, या प्रेशर डिस्टर्ब कर दिया, या कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर दी। इन तीनों में से किसी को भी डिस्टर्ब कर दिया। तापमान को डिस्टर्ब कर दिया, प्रेशर कर दिया, कंसंट्रेशन, पता क्या हो। आप जैसे ही इनको डिस्टर्ब करेंगे ना, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एक मिनट प्लीज। देखिए सुनिएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। देखो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ये रिएक्शन ना खुद को रीएडजस्ट करेगी। रीएडजस्ट, जिससे दोबारा से क्या कर लेंगे, इक्विलिब्रियम गेन कर। देखो उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और आपने इनमें से किसी को बदल दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। लेकिन रिएक्शन खुद को रीएडजस्ट करेगी, उसे कहते हैं रीएडजस्टमेंट। और रीएडजस्ट इस तरह से करेगी कि दोबारा से इक्विलिब्रियम गेन कर ले। इसी का नाम है ली चैटलियस प्रिंसिपल, ला शताले का सिद्धांत। बोलो आगे सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसकी डेफिनेशन आपने अपने नोट्स में से पढ़ लेना। अब मैं सीधा इसको अप्लाई करके दिखाता हूं।
इसका पहला हेडिंग है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नोट कर लो, आप भी नोट करो। पहला हेडिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता का प्रभाव। इसको हिंदी में कहते हैं सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो ध्यान दीजिए, मान लो किसी ने एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा दी। देखो अब रास्ता माना है, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ सब में। एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इस एरो का मतलब बढ़ा दी, अप कर दिया आपने। बताओ इसको बढ़ाने से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। सबको पता है डिस्टर्ब हो गया इक्विलिब्रियम। तो पता है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन डेवलप होगा, किसका डेवलप हो गया? क्वोशिएंट का। अब यहाँ पे क्वोशिएंट निकालना पड़ेगा। क्वोशिएंट ऐसे निकालेंगे, देखो हम लोग, आ रहा है सबको समझ? पिछली बार सिखाया था क्वोशिएंट। अब देखो मैथ्स लगाना, आपने इसको बड़ा कर दिया, इसको बढ़ाते ही क्या हो गया? कम हो गया। क्यू कैसे कम हो गया? पक्की बात। अब रिएक्शन क्या करेगी? खुद को रीएडजस्ट, जिससे क्यू को बढ़ा सके, और किसके इक्वल है? के इक्वल। सबको आ रहा है समझ? उसे क्यू बढ़ाना पड़ेगा। क्यू कैसे बढ़ेगा? जब बी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा, ए घटेगा, और बी और सी बढ़ने का मतलब इसको आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे इसको हम? फॉरवर्ड शिफ्ट। इसको अग्र दिशा में एक स्टेप लेना पड़ेगा, शिफ्ट लेना पड़ेगा। बोलो आया समझ? अभी नोट नहीं करना। मान लेते हैं किसी ने क्या करा, बी को घटा दिया या बी को बढ़ा दिया। मान लेते हैं बी को बढ़ा दिया, सिर्फ बी को। फिर वही बात, अगर बी को बढ़ाया, देखो इसको बढ़ा दिया, इसका स्क्वायर और बड़ा हो गया, इसने इसको मल्टीप्लाई करा और बड़ा हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई बहुत। देखो सुनो, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई। इस वैल्यू को बड़ा होने का मतलब क्यू बड़ा हो गया। इस बार क्यू कैसे बड़ा हो गया? अब रिएक्शन क्या करेगी? बैकवर्ड शिफ्ट, क्यू को छोटा करने की कोशिश करेगी। वो चाह रही मैं के बराबर हो जाऊं, तो उसको लेना पड़ेगा बैकवर्ड शिफ्ट। बोलो आया समझ? वेरी सिंपल। ठीक है, अभी किसी को नहीं लिखना। अगर मान लो, देखो अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कौन मैथ्स लगा था। मैं तीनों घटा देता हूं, ए को भी घटा दिया, बी को भी घटा दिया, और सी को भी घटा दिया। देन व्हाट? अब सबको घटा दिया, देखो इसका स्क्वायर हो रहा है। मैथ्स क्या था, ये और घट जाएगा। इसने इसको मल्टीप्लाई करा, ये और घट जाएगा। ये वैल्यू ज्यादा घटेगी। घट ये भी नहीं है, लेकिन वैल्यू ज्यादा घटेगी। इसका मतलब क्यू, हाँ, क्यू लेस देन के हो गया। रिएक्शन क्या करेगी? क्या करेगी? फॉरवर्ड शिफ्ट। क्यू को बड़ा करना है ना। अच्छा आ रहा है समझ? दोबारा देखो, सारा मैथ्स है यहाँ पे। अगर आपने ए को बढ़ाया, साफ दिख रहा है क्यू घटेगा। तो रिएक्शन क्या करे? फॉरवर्ड शिफ्ट। आपने बी को बढ़ाया, इसको बढ़ाने का मतलब क्यू बढ़ रहा है, रिएक्शन क्या करे? बैकवर्ड शिफ्ट। अब आपने तीनों घटा दिया। अब आपको मैथ समझ आया, तीनों घटा दिया ना आपने। तीनों घटाने का मतलब है इसका भी लॉस, इसका भी लॉस, इसका भी लॉस, लेकिन इसका स्क्वायर और लॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई और भी लॉस। ये वैल्यू ज्यादा घटी, क्यू लेस देन की। रिएक्शन क्या लगी? फॉरवर्ड शिफ्ट। दैट शुड बी क्लियर, फॉरवर्ड शिफ्ट। ये अच्छे से आना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, सांद्रता का प्रभाव। नोट करो, इसे कहते हैं सांद्रता का प्रभाव। स्टूडेंट्स क्लियर? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और सांद्रता का प्रभाव, पहला केस डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस करना, डाउट लेके आना यहाँ से। आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम फिनिश हो जाएगा, फिर आयनिक है। अगली क्लास में आयनिक कर देंगे स्टार्ट।
देख इसी की बात कर रहा हूँ। अभी आएगा। अभी तो सारे केसेस आएंगे, तो एक केस किया ना। अगला केस है इफेक्टिव प्रेशर, इसके बाद इफेक्टिव टेम्परेचर की करें। अब इफेक्टिव प्रेशर, दाब का प्रभाव। अब इस रिएक्शन को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, इस बार सारे के सारे गैसेस स्टेट में, ऐसे ही मान लेते हैं। इस बार ये सब गैसेस स्टेट में, गैसेस, सब गैस है। अब किसी ने क्या किया, देखो यार ध्यान दो, पहला गैस, सी का दाब बढ़ा दिया, पीसी बढ़ा दिया, पीसी। इसको दाब बढ़ाने का मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। बात नहीं करो स्टूडेंट। अब आप मैथ सोचो, आपने सी का दाब बढ़ाया, इसको बढ़ाने से ये बड़ा हो गया, क्यों चला गया मोर देन के, रिएक्शन क्या लेगी, बैकवर्ड शिफ्ट, वेरी सिंपल, बैकवर्ड शिफ्ट। आपने सबका दाब बढ़ा दिया, जी का प्रेशर बढ़ा दिया, सी का प्रेशर बढ़ा दिया, और ए का भी प्रेशर बढ़ा दिया, सबको बढ़ा दिया आपने। मैथ्स लगाओ, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ज्यादा बढ़े, ज्यादा बढ़े, क्यों, मोर देन के, रिएक्शन क्या लेगी, बैकवर्ड्स। बोलो आ रहा है सब, वेरी इजी। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग केस होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आपने कहीं भी किया होगा अपने बोर्ड्स कोर्स में। अगर दोनों साइड गैसेस मोल बराबर हो, गैसेस मोल बराबर हो, जितने गैसेस मोल इधर है उतने गैसेस मोल इधर है, और आपने ओवरऑल प्रेशर बढ़ाया, सबका प्रेशर बढ़ा दिया आपने, ओवरऑल प्रेशर बढ़ा दिया, इसका भी प्रेशर बढ़ाया, इसका बढ़ाया, इसका बढ़ाया, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या होगा मालूम है इस केस में, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता। मान लो आपने इसको डबल कर दिया, टू का स्क्वायर फोर, ये भी डबल, ये भी डबल, इसका भी स्क्वायर फोर, फोर से फोर कैंसिल, तो क्या कहेंगे हम, क्यू इज इक्वल टू के, नो इफेक्ट। बोलो आ रहा है समझ। इसके से प्रेशर बढ़ाने को इफेक्ट नहीं है, प्रेशर घटाने का भी कोई इफेक्ट नहीं है, ओवरऑल प्रेशर डिक्रीजेस। अगर आपने प्रेशर घटाया तो भी कुछ नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। सब आपने 12th क्लास में किया, एप्लीकेशंस करो, ज्यादा प्रॉब्लम्स पे फोकस करो। Effect of concentration, effect of pressure, that should be clear. Effect of concentration, effect of pressure, दो केस हो गए हमारे। ऐसे कैसे प्रेशर बढ़ाने से घटाने से कुछ भी नहीं होता, अगर दोनों साइड गैसीय मोल बराबर है, गैसीय मोलों की संख्या बराबर, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस मोल से। ओके बच्चे, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, चलो पहले कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने नोट्स उठाओगे तो लिखा रहे हैं, कोई हिंदी इंग्लिश इतना सा डिफरेंस है, आप करो उनकी प्रॉब्लम्स करो, वहीं से ले आओ, कोई टेंशन नहीं। अगला इसके बाद टॉपिक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का तीसरा केस है। ओके रखते, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। आपको पता होगा रिएक्शन हो रही है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब जिसको हीट नहीं चाहिए, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। आपने टेम्परेचर घटाया तो क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, कॉमन सी बात। उसको हीट चाहिए ही नहीं, आप हीट दोगे तो बैकवर्ड का फायदा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। बोलो क्लियर हो गया, कितना इजी है ये। अगर ऐसी केस ले लें हम लोग अपने पास से, सुबह सुबह ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसको हीट चाहिए थी, उष्मा शोषी, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड का फायदा कर दिया, फॉरवर्ड शिफ्ट। टेम्परेचर घटाया तो बैकवर्ड का फायदा कर दिया, बैकवर्ड शिफ्ट। बोलो आ रहा है समझ, ये भी कॉपी कर। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। अब इसमें लास्ट केस है, उसको इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस कहते हैं। कर रहे हैं start?
The next now heading is that is termed as effect of inert gas, अक्रिय गैस का प्रभाव। और इसका पहला केस है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जरा सब ध्यान देना। मान लीजिए ये कोई रिएक्शन होती है और आपने इसमें किसी इनर्ट गैस, किसी अक्रिय गैस, मान लेते हैं हीलियम को ले लिया, हीलियम को डाल दिया। आपको पता है हीलियम किसी से रिएक्शन तो करेगी नहीं, ना इसके मोल्स को बदलेगी, ना इसके मोल्स को, ना इसके मोल्स को। अच्छा, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा होगा तो कंसंट्रेशन वही रहेगी, सांद्रता वही रहेगी, भाई इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया। जब इनकी सारी कंसंट्रेशन वही रही तो इसका मतलब नो इफेक्ट, हम कहेंगे कोई प्रभाव नहीं। अगर किसी ने ऐसे केस में इनर्ट गैस डाल दी और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोलो आ रहा है समझ? किसी के मोल्स ही नहीं बदले, वॉल्यूम आपने नहीं बदला तो कंसंट्रेशन कहां से बदलेगी? सब चीजें वही है। दूसरा केस, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर दिया, स्थिर दाब। अब देखो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हीलियम किसी के मोल्स को तो बदल नहीं रही, लेकिन हीलियम एक काम कर रही है। क्या कर रही है? अंदर प्रेशर बढ़ा रही है। हीलियम एक गैस है ना, तो प्रेशर लगाएगी और आपको क्या चाहिए? कांस्टेंट प्रेशर। अब प्रेशर बढ़ रहा है, आपको चाहिए कांस्टेंट प्रेशर, तो उसके लिए आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। भैया पी फैक्टर बढ़ रहा है ना, आप चाहते हो सेम रहे तो वॉल्यूम बढ़ाओ, आयतन बढ़ाओ। और आपको पता है जब वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा, इसकी भी कंसंट्रेशन घट गई, डी की भी कंसंट्रेशन घट गई और सी की भी कंसंट्रेशन घट गई, तीनों घट गए। अगर मैं क्यू की बात करूं, ये क्यू का एक्सप्रेशन है। देखो ये क्यू का एक्सप्रेशन है, ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा घट गए तो क्यू मोर देन के चला गया, क्यू मोर देन के चला गया। अब रिएक्शन क्या करें? बैकवर्ड शिफ्ट, फॉरवर्ड नहीं। क्यू मोर देन के ना, तो बैकवर्ड शिफ्ट। दोबारा देखो, दोबारा आराम से रिलैक्स। आपने इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड किया। सुनो पहले ध्यान से, इनर्ट गैस अंदर प्रेशर बढ़ा रही है, आपको चाहिए कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम बड़ा करना पड़ेगा। बिना वॉल्यूम बड़ा करे आप कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर ही नहीं सकते। वॉल्यूम बढ़ते ही ए की भी कंसंट्रेशन घटी, बड़ी घटी, बी की भी घटी, सी की भी घटी। आपके सामने है, अगर ये सब घट रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा घट रहे हैं, अगर ये वैल्यू ज्यादा छोटी है, क्यू अपने बड़ा आ रहा है, क्यू मोर देन के, रिएक्शन क्या करें? क्यू इज इक्वल टू के लिए बैकवर्ड शिफ्ट करें। देखो इस केस में आपको एक शॉर्टकट सिखाता हूं, एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में आया कि इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो एक शॉर्टकट है, आप सोचना भी ना इतना। आप क्या करना है ऐसे केस में, आपको ये बात माननी है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। जिस तरफ मोलों की संख्या ज्यादा होगी, इक्विलिब्रियम उधर ही शिफ्ट होगा। सी प्रूफ, यहाँ पे 2 मोल थे, यहाँ पे 1 मोल, शिफ्ट का हुआ पीछे की तरफ। ये शॉर्टकट है, कोई लास्ट में टॉपिक नोट करें। सॉरी, the topic is Ostwald dilution law। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक इज ऑस्वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। नेक्स्ट टॉपिक ऑस्वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। चलिए बात करिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो ना, ध्यान दीजिएगा, ये लॉ जो होता है ना, ये सिर्फ ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल होता है। बोलो नहीं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघटे। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये सबके लिए यूज नहीं होता। देखो ये भी आपका वन वर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि ये लॉ किसके लिए लगता है, ये नियम किसके लिए लगता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब इसको हम समझा दें कैसे वीक के लिए लगता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ वीक के लिए इस्तेमाल होगा। इसका हिंदी नेम था ऑस्वॉल्ड तनुता का तनुता नियम। हम इसको डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। अब देखिए, मैं एक काम करते हैं, अपने पास से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं।
ये इलेक्ट्रोलाइट किससे कहते हैं और वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या फर्क होता है? इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटे। वैद्युत अपघटे। देखो इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया? इसका रिलेशनशिप ना इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इलेक्ट्रिसिटी, गर्ल्स बोलो मतलब यहाँ पे ध्यान। इसका रिलेशनशिप ना इलेक्ट्रिसिटी से होता है। देखो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है? देखो ध्यान देना। आपने एक सब्सटेंस लिया, गर्ल्स बोलो मत। और वो जो सब्सटेंस है ना, अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक करंट, उससे ना करंट पास हो सकता है। आप उससे करंट पास करेंगे, उससे करंट पास हो जाए। कब? इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन। या तो आप उसको पिघाल दें या उसको पानी में डाल दें। देखो इन दो सिचुएशन में, या तो उसको पिघाल दें आप, उसको फ्यूज कर दें, या उसको पानी में डाल दें। अगर इन दोनों में से दोनों केस में करंट पास हो जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हम उसे कहते हैं हिंदी में वैद्युत अपघटे। वैद्युत का रिलेशनशिप क्लियर, वैद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की दो कैटेगरी होती है, वीक और स्ट्रॉन्ग। एक वीक होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है। देखो जो वीक होता है ना, उसका जो अल्फा होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, वो 0.1 से कम होती है। 0.1 से कम। अगर अल्फा 0.1 से कम है ना, तो हम इसको वीक बोलते हैं। और जहां पे अल्फा की वैल्यू नियर अबाउट 1 है, वो स्ट्रॉन्ग में काउंट होता है। तो ये दोनों में फर्क है। देखो पहले इसे क्लियर कर लो, इस टॉपिक का देखो रोल रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया था मैंने, तो ये चीज समझ लें सब लोग कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। हिंदी में कहते हैं वैद्युत अपघटे। इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ है, वो सब्सटेंस है जिससे करंट पास हो रहा है, वैद्युत धारा पास हो रही है। कब? या तो उसको पानी में डालना है या फिर उसको पिघालना है। फ्यूज स्टेट का मतलब गलित अवस्था, हमने उसको पिघाल रखा है, गला रखा है। और दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, वीक का क्राइटेरिया ये है और स्ट्रॉन्ग का क्राइटेरिया ये है। ठीक है, अब इसको एक काम करिए, चाहे अब इसको 1 से कम मान लीजिए, अभी 1 से बहुत कम मान लीजिए, तो उसको हम एक तरह से वीक बोलते हैं। तो एक बार आप नोट कर लें प्लीज, इतनी सी बात पहले लिखिए, लो बाद में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट हिंदी नेम वैद्युत अपघटे, पहले इसी को लिख लीजिए। हम इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और विद्युत अपघटे भी कह सकते हैं, एक ही बात है। और ये इसकी डेफिनेशन है, अ सब्सटेंस अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक करंट। अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक करंट मतलब उससे करंट पास हो सकता है, बट कब? या तो उसको पिघाला हुआ हो या फिर उसको पानी में डाल रखा हो, आपने उसका सोल्यूशन बना रखा हो, विलियन बना रखा हो। तो अ सब्सटेंस अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक करंट इन फ्यूज स्टेट और इन एक्वा सॉल्यूशन कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, वायर नहीं इसमें आती है। नहीं, वायर को पिघालने की जरूरत का, वायर से वैसे ही करंट पास हो जाएगा। हाँ, पिघालना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा, इसमें आयंस का रोल होगा। वायर में तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, इसमें वायर को कंसर्न नहीं है। वायर थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट होती है, इसमें तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट देंगे जैसे सोडियम क्लोराइड है, एसिडिक एसिड है, इनके आयंस बनते हैं। वायर में तो करंट का इलेक्ट्रॉन से पास होता है। चलिए सब बच्चों लिख लिया, उम्मीद है ना, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो विद्युत अपघटे किसे कहते हैं, क्लियर हो? एक बच्चे ने बोला वायर, तार की बात हो रही है, तो तार का कोई कंसर्न नहीं, वायर नहीं यहाँ पे आई। वायर से करंट जो पास होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। वायर में ऐसी कंडीशन नहीं कि उसको पानी में डालो या उसको पिघालो, वायर से करंट तो वैसे ही पास हो जाएगा, वायर इसमें है ही नहीं। चलिए इतनी बात क्लियर हुई सबको? इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन सबको आ गई समझ? कॉमन सी बात है बिल्कुल, करंट पास होना ही होना है। कब होना है मैंने आपको बता दी। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है उम्मीद है? अब देखो हम इस लॉ को शुरू कर सकते हैं कि ये ऑसफोल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, ऑसफोल्ड का तनुता नियम क्या है। अब इसको शुरू करेंगे, करें स्टार्ट, बता दो इसको। चलिए अब लिखिए हेडिंग आप, ऑसफोल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑसफोल्ड का तनुता नियम। देखो अब एक काम करते हैं, हम अपने पास से एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लाइक एसिटिक एसिड। अब सुनते रहिएगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक। देखो वीक को कैसे पहचानेंगे आप? ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड आपको पता है, एसिटिक एसिड सब वीक होते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, दुनिया भर के ऑर्गेनिक एसिड है, सारे के सारे वीक है। तो आप ऐसे पहचान लिया अगर ये वीक है ये, ठीक है ना। अभी नोट मत करिएगा, इसको पानी में डालिए, क्योंकि हमने क्या करना है, तनु करना है, डाइल्यूट करना है। अब क्या होगा, ये पानी में ना अपने आप को तोड़ लेगा और ऐसे तोड़ेगा। देखो देखो बच्चे, ये पानी में ऐसे टूट जाएगा। देखो ये ऐसे ब्रेक हो गया। ये अपने में से क्या निकाल रहा है, ये अपने में से क्या निकाल रहा है, प्रोटोन निकाल रहा है, H प्लस आयन निकाल रहा है। उस H प्लस को पानी ने ले लिया। आपको पता हो इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, जिसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, ये टूट गया आराम से। अच्छा एक बात और है, मैंने भी कहा था सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो दुर्बल में ये साइन जरूर लगता है, इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। वीक में आपको ये साइन लगाना है, ध्यान रखना। इसका मतलब प्रोसेस आपका फॉरवर्ड भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है, तभी तो ये वीक है। देखो अगर मान लो मैं ये साइन ना लगाऊं, मान लीजिए मैंने, सॉरी, ये वाला साइन हटा दिया, ये साइन यहां से हटा दी, और मैं ऐसे दिखा दूं सिर्फ कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है सिर्फ आगे की तरफ, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, फिर ये वीक नहीं है। तो कभी भी आप देखिएगा जितने भी वीक एसिड होते हैं सबके अंदर रिवर्सिबिलिटी का साइन होता है, रिएक्शन आगे भी चलती है तो पीछे भी चलती है। चलिए यहां तक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी सुनते रहिए, कोई लिखेगा नहीं। टाइम जीरो, जिसे कहते हैं बिल्कुल शुरुआत, प्रारंभिक, हमने इसको एक मान लिया। इसकी कंसंट्रेशन एक थी, उस टाइम इनकी कंसंट्रेशन जीरो जीरो होगी, ये होंगे ही नहीं। बस शुरुआत में दोनों कहीं थे ही नहीं, अकेला यही था। अब कुछ देर के बाद क्या हुआ, टी टाइम के बाद वन में से कुछ टूट गया, एक में से कुछ हिस्सा चला गया। मैंने आपको बताया था पिछली बार भी, जब भी वन में से कुछ जाए उसको जानबूझ के अल्फा मानिएगा, अल्फा। अल्फा का नाम था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वियोजन की मात्रा। आपको मैंने उस टाइम भी समझाया था, जब भी वन में से कुछ टूटेगा अल्फा ही मानना होता है। अल्फा होता ही वन का पार्ट है। अच्छा ये वन गया तो ये वन बना, तो अल्फा जाने से अल्फा बनेगा। ये वन बना तो अल्फा जाने से अल्फा बनेगा। बताओ ये स्टेप क्लियर हो, कॉमन सी बात है बिल्कुल। भाई वन से वन बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बनेगा, ऐसे ही वो अल्फा बनेगा। एक बात और है, अभी हमने वन माना है, जरूरी नहीं वहां पे कंसंट्रेशन वन हो, जरूरी नहीं सांद्रता वन हो, क्या अब तक क्या हो। तो हम कंसंट्रेशन सी मान लेते हैं, सी, हमने इसको सी से गुणा कर दिया। लेकिन जब इसको सी से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी करना है और यहां भी करना है। सी को कहते हैं कंसंट्रेशन, हिंदी में कहते हैं सांद्रता, हिंदी में इसकी सांद्रता है, ठीक है। कोई तो सांद्रता होगी ना इसकी, दैट इज टर्म्ड एज सांद्रता, कंसंट्रेशन भी कहते हैं इसको। तो हमने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सब, कॉमन सी बात है बिल्कुल। अब हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक। कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O, ठीक है। यहां तो कोई डाउट तो नहीं। अब मैं सारी वैल्यू रखता हूं, देखो देखो कितनी कंसंट्रेशन है एसिटेट की, सी अल्फा। कितनी कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की, सी अल्फा। कितनी कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की, सी इंटू वन माइनस अल्फा, सी इंटू वन माइनस अल्फा। अब देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, सुनो। देखो वाटर है प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव। आपको मैंने पिछली बार बताया था, जो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन कैसी रहती है, कांस्टेंट, स्थिर। देखो ये वाली कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और आपको सही बताऊं, ये कांस्टेंट इधर आ गया और इस कांस्टेंट ने इस कांस्टेंट को गुणा कर दिया। अब कांस्टेंट टू कांस्टेंट तो फिर एक कांस्टेंट होता है, तो हम जानबूझ के ना यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं के ए। देखो हमने वाटर गायब कर दिया, ये वाटर का चला गया, उसने के को इसको गुणा कर दिया। देखो एक्चुअल में के ए पता क्या है, के इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या करेंगे, कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये इनका प्रोडक्ट है के ए, इनका प्रोडक्ट। इसके ए का नाम होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अम्ल का आयनन स्थिरांक, इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल का आयनन स्थिरांक, या फिर कह सकते हैं अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इसी का नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट। आ रहा है समझ, ये एसिड का क्या है,
आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर कह दो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं यहां तक आ गया, बात नहीं करनी है, एक सीधे सी काट भी दो। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा। देखो मैं यहां तक पहुंच गया, बोलो क्लियर हुआ? यस सर। इसे कोई पॉइंट पे डाउट? अभी देखो मेरे को ना इसे एक्सटेंड करना है, थोड़ा स्पेस नहीं है, आप इतना लिखो पहले आराम से, इतनी बातें भी लिखो, फिर इससे क्लियर करते हैं। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन रीडर मिलेगा, आपको ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, अभी क्वेश्चन मिलेगा, हैंड टू हैंड करवा भी देंगे यहां से। तो के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा। कभी आपने 11th 12th में किया? अभी सी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सांद्रता। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको वियोजन की मात्रा क्या देते हैं, ठीक है। और के का नाम क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। करिए, गलत बातें मत करिए, चुपचाप से नोट करिए, जिसको आगे है वो अच्छे से रिवाइज कर ले, और किसी पॉइंट पे कोई डाउट हो बताए, बोले नहीं बिल्कुल भी। देखो तभी हम प्रॉब्लम कर पाएंगे जब अच्छे से नहीं थ्योरीज क्लियर होंगी। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 - अल्फा, ये फॉर्मूला आ गया। क्या क्लियर सोफर? उम्मीद है सबको आगे समझ। यस सर। अब देखो अगले स्टेप पे आते हैं, देखो देखो बच्चों अगले स्टेप पे आ रहे हैं, इसको हटा रहा हूं। देखो हमने के का फॉर्मूला ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए हमने पहले ही कहा था कि लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो क्या होता है, ये जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनका अल्फा ना 1 से बहुत छोटा होता है। देखो अल्फा 1 से बहुत छोटा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नीचे से 1 - अल्फा छोड़ देते हैं। ये 1 से बहुत छोटा है ना, तो 1 - अल्फा को छोड़ के हम ये एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो यहां से अल्फा का एक्सप्रेशन आता है √k/c। देखो हम यहां तक पहुंच जाते हैं। अब देखो मैं ना इस के को गायब कर देता हूं, और यहां से इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √c। देखो इसी का नाम होता है ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, पता है इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो वियोजन की मात्रा है, इज क्या कहना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। स्क्वायर रूट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन मतलब इसकी सांद्रता के वर्गमूल के विकर्मानुपाती होता है, ठीक है। इट्स क्लियर? यस। देखो यहां से साफ दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। एक तो हमारा ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है, क्या होता है, कंसंट्रेशन का डाइल्यूशन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है, व्युत्क्रम संबंध। देखो मैं चाहता ना यहाँ पे 1/डाइल्यूशन लिख सकता हूं, जैसे ही 1 लिखता हूं डाइल्यूशन ऊपर चला जाता है, तो पता क्या होगा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। मैं ये भी कह सकता हूं, देखो दोनों का मतलब एक ही है, जितना आप डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, जितना विलियन को आप तनु करेंगे, क्या होगा, उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, या जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घटेगा। एक ही मतलब। देखो दोनों स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और एक और बात, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से लर्न, ये अच्छे से याद होना चाहिए। और एक फॉर्मूला मैंने भी और बनाया था इससे पहले भी स्लाइड में, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन में क्या फॉर्मूला था वो, सी अल्फा। देखो आपको दोनों फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? अब एक बात समझ लीजिए, अभी कर लेते हैं, नोट कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब देखो आपका काम क्या रहेगा, ये सब चीजें दिमाग में बिल्कुल सेट करो। अगर अभी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं मैं, आपसे करवाएंगे, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, ये सब अच्छे से आना चाहिए, नोट करिए इनको।
लिखें, इनको अच्छे से क्लियर करिए। बिल्कुल आपने इसको हिंदी मीडियम में स्टडी भी किया आपने स्कूल्स वगैरह में, तो आपको लर्न भी होगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लॉ। इसको ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, ऑक्सफोर्ड का तनुता नियम। ठीक है आपके पास? ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करिए। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? देखो एक बात अभी और है। देखो हमारे अपने डिस्कशन में ना अभी ना हमने एसिड लिया था, जैसे एसिडिक एसिड। मैं चाहता ना यहाँ पे कोई बेस ले लेता, अक्षार जिसको बोलते हैं। देखो मैंने इस बार एक बेस ले लिया, C2H5NH2। ये अमाइन है, अमाइन। अमाइन बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना, तो क्या करते हैं, पानी से H+ आयन ले लेते हैं, और पता है क्या निकालते हैं अपने में से? OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। देखो ये पानी अपने में से हाइड्रोक्सिल आयन निकालते हैं। ये निकलने का मतलब ये बेस है, अक्षार है, क्षारीय। इनकी अक्षारीय प्रकृति है। कोई बात नहीं, इनका भी फॉर्मूला वैसे ही रहता है, Kb = C α² / 1 - अल्फा। इतना सा फर्क है, बी बोल देता है, बी का मतलब बेस, अक्षार। और वहां पे निकलती है हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या निकलती है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सेम तरीका है, तो ये भी नोट कर लें, ये भी लिख लीजिए। बात मत करिए, इसको नोट कीजिए, बोलिए मत कोई भी स्टूडेंट। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? देखो छोटी सी एक एप्लीकेशन करते हैं, इसका यूज करते हैं, किस तरह के सवाल बनेंगे यहाँ से, हमें कैसे करने होगा ये। चलो एक क्वेश्चन देखो प्लीज आप। देखो इसके आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हटा दूं इसको अब मैं? देखो एक कॉलम नोट करो, 0.1 N एसिटिक एसिड, 0.1 N एसिटिक एसिड is 1.5% dissociated, 1.5% dissociated. 0.1 N acetic acid solution is 1.5% dissociated. 1.5% dissociated. Calculate Ka, Ka and hydronium ion concentration. देखो ऐसा नोट कर लीजिए, दो चीजें पता लगानी है। एक तो इसका Ka, जिसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। एक निकालनी है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, दो चीजें पता लगानी। चलिए करेंगे स्टार्ट। देखो जरा सब देखो और टेंशन पे करना। आपके पास है एसिटिक एसिड, है एसिटिक एसिड। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग फिर नेक्स्ट करके दिखाना। आप बताओ एसिटिक एसिड पानी में कैसे टूटेगा? मेलॉन है, ये टूटेगा ऐसे, एसिटेट आयन कंसेंट, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। कॉमन सी बात है, ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है। ये मुझे कंसेंट्रेशन निकालनी भी है, के ए भी निकालना है। देखो अभी तो मैंने समझाने के लिए बोला, मैं चाहता ना इस वाले फॉर्मूले को सीधा लगा दूं। देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और क्या, मुझे के तो चाहिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे पहली बात, इसकी नॉर्मेलिटी हमारे पास है, और हमें क्या चाहिए, मोलारिटी। ये कंसेंट्रेशन है ना, सी यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, जिसको सांद्रता भी कहते हैं। ये मोलारिटी तो होती है, ये मोलारिटी तो है।
हमें मोलारिटी चाहिए, मोलरता चाहिए बेसिकली यहाँ पे। अब कहां से लाए मोलारिटी? पता है आपको, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, अक्षारकता। ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। अब पता क्या होता है, ये मोनोबेसिक एसिड, इसका मतलब जब ये मोनोबेसिक एसिड है तो जो नॉर्मेलिटी है वही मोलारिटी है। लीजिए इसकी मोलारिटी आ गई 0.1, इसकी सांद्रता आ गई 0.1। एक बात पता लग गई। अब अल्फा कहां से लाए? ये 1.5% टूटा, इसका मतलब अगर इसके 100 मोल लेते तो 1.5 टूटते, तो एक से कितने टूटेंगे? लीजिए, मैंने अल्फा भी निकाल ली, सबको आ रहा है समझ? देखो अल्फा भी निकाल ली, ठीक है ना। अब मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो सी की वैल्यू रखते हैं 0.1, अल्फा की वैल्यू रखते हैं, ये अल्फा है, इसका स्क्वायर करना 1 माइनस अल्फा। ये लीजिए हम यहां तक आ जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। अब सुनो, ये जो अल्फा है ना, अगर आप इसको सॉल्व करके देखें ना, ये ना, देखो ये 10% से कम है, साफ दिख रहा है, लिखा है ना 1.5%, ये 10% से कम है। जब भी अल्फा 10% से कम हो तो नीचे का 1 माइनस अल्फा छोड़ देना। अब मैं नीचे वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं से छोड़ रहा हूं 1 माइनस अल्फा को, बस ऊपर ऊपर कैलकुलेशन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। लोग करने जा रहे हैं, 1.5 का स्क्वायर 2.25, ये 10⁻⁴ हो गया, ये 10⁻⁵ हो गया। लीजिए सॉल्व भी कर दिया हमने, नीचे वाला सेक्शन छोड़ दिया, इसको लेके नहीं चलना। लीजिए के ए की वैल्यू आ गई, के ए का मान आ गया, के ए में निकालना था। बोलो सब सेटिस्फाइड है? तो कैलकुलेशन करनी है, वो बड़ी बात थोड़ा है। 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 10⁻, ये स्क्वायर है, स्क्वायर -2, ये स्क्वायर करना पड़ेगा -4, ये -5 एडजस्ट कर दिया, वो हो जाता है। वो आप मैथ से देखें ना, आपका आंसर क्या है? बोलो सब सेटिस्फाइड है? कुछ नहीं, ये तब छोड़ना है जब अल्फा 10% से कम हो। जब अल्फा की वैल्यू 10% से कम हो तो नीचे का 1 माइनस अल्फा छोड़ देना, उससे सॉल्व मत करना। अगर आप सॉल्व करने बैठोगे ना, ये वैल्यू, मतलब ये वैल्यू ना 1 के रिस्पेक्ट में इतनी छोटी है कि ये माइनस करके लगभग 1 ही बन जाएगी। इसीलिए हमने इसको मैथ्स के साथ छोड़ दी। और नीट वाले तो ध्यान रखें, नीट एस्पिरेंट तो बिल्कुल छोड़ के चलना, उनको तो कैलकुलेशन में लेना ही नहीं। लेकिन फिर भी रूल ये है, अगर अल्फा 10% से कम हो तो छोड़ दें। अभी रुक जाना, देखो अभी तो एक पार्ट किया हम, ये तो के ए की वैल्यू है, के ए का मान। अभी हमें क्या चाहिए? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, उसका सीधा फॉर्मूला था सी अल्फा, तो मैं सी अल्फा निकाल रहा हूं। सी तो मैं निकाल के आ ही चुका, अल्फा मुझे पता ही है, मैंने भी सिंप्लीफाई किया। लीजिए यहां से आ गई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। बोलो सब सेटिस्फाइड है? तो बिल्कुल, देखो यही कंपटीशन है, हमें इस तरह के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। ये सब कैलकुलेशंस करना, थोड़ा बहुत ये सब अप्लाई करना ही होता है। अब नोट करो, नोट करना चाहते हो? ठीक है, तो हमारे आंसर बिल्कुल मैच करके कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिल्कुल मैच करा ही निकालना ही। ठीक। और देखो जब तक ये नहीं आएगा ना, आगे पीएच वाला निकालना नहीं आएगा। इस चैप्टर में सारा पीएच का रोल है, इसलिए इनको अच्छे से सीख लीजिए। किसी को भी डाउट हो बताइए। और क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, आपने भी कभी किए होंगे, आपने भी न्यूमेरिकल इस तरह किए होंगे। देखो ये पूरी एक्सरसाइज के ऊपर है, ये 8-10 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। सब बच्चों को अच्छे से आए। ये तो मैंने एक स्ट्रेट क्वेश्चन कराया, बिल्कुल डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चे, और ये बहुत होगा इस चैप्टर में, नॉर्मेलिटी गिवन होगी, मोलारिटी चाहिए, तो ये फॉर्मूले को भी अच्छे से क्लियर करनी, इसमें कोई फिर डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जरूर क्राइटेरिया याद रखिए, जब अल्फा 10% से कम है तो नीचे का 1 माइनस अल्फा छोड़ देना। जेई वाले बच्चे भी लगा सकते हैं इस टेक्निक। चलो उम्मीद है सबको आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ बेस्ड, हमने डाइल्यूशन लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, हटाएं इसको, सबने कॉपी कर लिया उम्मीद है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए अब एक आर्टिकल और सीखते हैं, उसका भी इसके न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्वमेंट होगा। उसे कहता है कॉमन आयन इफेक्ट, इसका हिंदी नाम होता है सम आयन प्रभाव। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। सम आयन प्रभाव कहते हैं इसको, आपने इसको हिंदी मीडियम में पढ़ा ही होगा।
दैट इज टर्म्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट। चलो जरा ध्यान दीजिएगा। नहीं, मान लीजिए आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट की। एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। देखो सुनते रहिए पहले पूरी स्टोरी। दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, एक दुर्बल और एक प्रबल। और दोनों में एक आयन कॉमन है। एक आयन क्या है? कॉमन। देखो कॉमन है, देखो एक समान। दोनों में एक आयन कॉमन है। देखो कॉमन होना जरूरी नहीं है। तो पता है ये रूल क्या कहता है? जो वीक होता है ना, वीक, मैं लिख रहा हूं इन दिस सिचुएशन, अगर ये सारी बातें मैच कर जाए ना, तो वीक वीक बिकम्स वीकर। जो कमजोर होता है ना वो और कमजोर हो जाता है। कैसी कैसी है? जो पहले से कमजोर था ना वो और भी कमजोर हो गया। देखो इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जो पहले से पुअर था ना वो और पुअर हो गया। द पुअर बिकम्स पुअर। तो वीक वाला और वीक, दुर्बल और दुर्बल हो गया। देखो अब इसकी साइंस समझते हैं भाई। देखो ध्यान देना। हम सबको पता है एसिडिक एसिड ऐसे टूटता है, ठीक है? एसिडिक एसिड ऐसे ब्रेक हो रहा है और एचसीएल ऐसे ब्रेक हो रहा है। देखो एचसीएल है, मैंने वाला साइन नहीं लगाया क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल है। वो रिएक्शन सिर्फ आगे करता है, पीछे की तरफ करता ही नहीं है, ठीक है ना? अब सुनिए क्या होगा। देखो अब क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये जाके इसमें ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इकट्ठे है ना दोनों, दोनों एक ही सोल्यूशन में है, तो नेचुरली जुड़ेगी कंसंट्रेशन। और जैसे ही जुड़ेगी ये कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और पता है इसका बढ़ने का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो रिएक्शन क्या लेगी? एक बैकवर्ड शिफ्ट। इसको पीछे की तरफ हटना पड़ेगा जिससे कि वो इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन कर ले। लीचेटनेस प्रिंसिपल कहते थे इसको। तो जैसे ही इसको पीछे की तरफ हटना पड़ा तो ये पहले से क्या हो गया? दुर्बल। पहले से क्या हो गया? वीक। समझ पा रहे हैं आप? दोबारा देखो, दोबारा आराम से, नोट नहीं करना। ये दो इलेक्ट्रोलाइट है। पहले सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक दुर्बल होना चाहिए, एक प्रबल होना चाहिए। और दोनों में एक आयन कैसा होना चाहिए? कॉमन। कॉमन, ये बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, ये वाली कंसंट्रेशन जाके यहां पे ऐड हो गई। इसका मतलब ये बढ़ गई। और अगर ये बढ़ी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कैसे गेन करेगी? रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये पहले से क्या हो गया? कमजोर हो गया। पीछे की तरफ हटने का मतलब है ये और कमजोर हो गया, वीक और वीक हो गया। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। बोलो आ रहा है समझ? यस सर। देखो आपने भी पढ़ा होगा इसको हिंदी मीडियम में। समझो, रटो नहीं ना। रटने वाली कोई थ्योरी यहाँ पे याद करके नहीं आना एग्जाम में। आपको लॉजिक लगाना है कि यार जो कमजोर था वो और कमजोर क्यों हुआ। सबसे मेन बात है क्या क्या कंडीशंस है। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए। तो एक लाइन लिखो आप, एक लाइन नोट करो। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, in the presence of strong electrolytes, the dissociation of weak electrolyte decreases. The dissociation of weak electrolyte decreases provided they have one common ion. Provided they have one common ion. शर्त है एक आयन कॉमन होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। In the presence of strong electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte decreases. उसकी वियोजन की मात्रा घट जाती है। Provided they have one common ion. शर्त है उनमें एक आयन समान होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। नोट कर लीजिए इसको, इसे कॉपी कर लेंगे यहां से।